Hello everyone, my name is Dr. Amit Vas. Today we discuss the important topic duplication formula. बीटा गामा फंक्शन में एक डुप्लीकेशन फॉर्मूला होता है, यानी हम ये प्रूफ कर सकते हैं कि गामा m प्लस 1/2 इक्वल्स टू रूट पाई अपॉन 2 टू दी पावर 2m माइनस 1 गामा 2m फॉर m इज़ ग्रेटर देन 0। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम जो कि डुप्लीकेशन फार्मूले से ही प्रूफ की जाती हैं। तो हमें ये प्रूफ करना है कि गामा m प्लस 1/2 इक्वल्स टू रूट पाई अपॉन 2 टू दी पावर 2m माइनस 1 गामा 2m। जैसे कि कभी गामा 1/6 की वैल्यू फाइंड करनी हो, गामा 5/6 कहीं आपको मिल जाए, तो कैसे उसको कैलकुलेट किया जाएगा, उसके लिए फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। स्टूडेंट्स, ये डेफिनेशन हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं कि 0 टू पाई में साइन टू दी पावर 2m माइनस 1 थीटा कॉस 2n माइनस 1 थीटा डी थीटा इक्वल्स टू 1/2 गामा n अपॉन गामा m प्लस n होता है। ये ऑलरेडी हमने प्रूफ कर दिया है। अब यहाँ पर अगर देखें हम, तो यहाँ m प्लस m/2 आ रहा है, यानी इस नीचे वाले पार्ट में अगर मैं n की जगह पर 1/2 कर दूँ तो मुझे गामा 1/2 मिल सकता है। यहीं से मैंने शुरू किया कि चूँकि यहाँ पर गामा में 1/2 प्लस हो रहा है और मेरे गामा में m प्लस n होता है, तो इस n की जगह पे अगर मैं 1/2 रख दूँ तो मेरा काम हो सकता है। यानी मैंने यही किया कि n की जगह पे 1/2 रखा इक्वेशन नंबर 1 में, और n/2 रखने का मतलब क्या है कि यानी 2n इक्वल्स टू 1 रहा होगा। यानी कोस की पावर में जो ये 2n माइनस 1 आया है, अगर मैं इसको 0 कर दूं तो m की वैल्यू 1/2 हो जाएगी। स्टूडेंट्स, इक्वेशन नंबर 1 में 2n माइनस 1 इक्वल्स टू मैंने 0 रखा, यानी n इक्वल्स टू 1/2, जिससे कि कोस की पावर 0 हो गई, यानी ये पूरा पार्ट 1 हो जाएगा, और ये जो गामा n था ये गामा 1/2 हो जाएगा, और नीचे ट्वाइस ऑफ गामा m प्लस 1/2 हो जाएगा। अब गामा 1/2 रूट पाई होता है, ऑलरेडी हम प्रूफ कर चुके हैं, इससे पहले वाली वीडियो में भी हमने प्रूफ किया, यूज करते आ रहे हैं। तो गामा 1/2 की जगह मैंने रूट पाई रखा, तो यहाँ पर जो वैल्यू अब बन के आई साइन की पावर 2m माइनस 1 थीटा डी थीटा इक्वल्स टू गामा m रूट पाई अपॉन ट्वाइस ऑफ गामा m प्लस 1/2 हो गया है। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। स्टूडेंट्स, यहाँ पे लाके मैंने अभी से रोक दिया है, दोबारा से मैं इसी डेफिनेशन का यूज़ करूँगा, और इसमें m की जगह मैं n रख रहा हूँ। यानी अगेन इक्वेशन नंबर 1 में मैंने m और n को बराबर कर दिया है, क्योंकि अभी तक वो प्रूफ नहीं हुआ जो मैं प्रूफ करना चाहता हूँ डुप्लीकेशन फॉर्मूला, तो मुझे कुछ और हेल्प लेनी पड़ेगी। तो इक्वेशन नंबर 1 में मैंने m और n को बराबर कर दिया है। अगर m और n को बराबर कर दें तो साइन की पावर 2m माइनस 1 और कोस की पावर 2m माइनस 1 दोनों बराबर हो जाएंगी, यानी जहाँ जहाँ भी n आता है वो दोनों बराबर हो जाएंगे। नीचे m प्लस n था तो 2m हो जाएगा, और ऊपर गामा m और गामा n था तो गामा m का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसी को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, दोनों की पावर 2m माइनस 1 यानी साइन थीटा कोस थीटा की पावर 2m माइनस 1 हो जाएगी। इसे मैंने 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया, तो जो डिवाइड वाला 2 है अपनी पावर को बाहर लेकर के आएगा, यानी 2 टू दी पावर 2m माइनस 1 हो जाएगा, 0 टू पाई/2, और ये हो जाएगा साइन 2 थीटा। अब साइन 2 थीटा की पावर 2m माइनस 1 है, बट मेरी जो इक्वेशन नंबर 2 बनी थी उसमें 2 थीटा नहीं आता, उसमें थीटा आता है, तो मैंने इस 2 थीटा की जगह पर फाई रख दिया। अगर हम 2 थीटा की जगह पर फाई रखें तो यानी थीटा इक्वल्स टू 5/2 हो जाएगा, और डी थीटा इक्वल्स टू 1/2 डी फाई हो जाएगा। थीटा का रोल ख़त्म करने के लिए मुझे थीटा की लिमिट को चेंज करना पड़ेगा। अगर थीटा 0 है तो फाई 0 हो जाएगा, और थीटा अगर पाई/2 है तो फाई पाई हो जाएगा। क्योंकि मेरे फंक्शन में मैंने जब इनको सब्स्टिट्यूट किया तो 2 टू दी पावर 2m माइनस 1 हो गया, 0 टू पाई लिमिट चेंज हो गई हैं, साइन फाई हो गया, 2m माइनस 1 पावर d5/2 हो गया। ये पावर भी जब इसमें जाकर के 2 जो अपोन में है यहाँ आकर के ऐड हो सकता है, तो इन दोनों को सोल्व कर सकते हैं, और ये यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल भी किया जा सकता है, तो मैंने 2 से 2 कैंसिल कर दिया है। उससे जो हमारी इक्वेशन बनी वो इस तरीके से आ गई है। अब स्टूडेंट देख रहे हैं आप, मैंने लिमिट को डिवाइड किया है 2 से, तो यानी इंटीग्रेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक प्रॉपर्टी होती है, डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी है कि अगर मेरा फंक्शन कोई पीरियोडिक हो तो फिर मैं उसकी लिमिट को डिवाइड करके इंटीग्रेशन को ट्वाइस कर सकता हूँ, या इंटीग्रेशन को डिवाइड करके लिमिट को ट्वाइस कर सकता हूँ।
लेकिन ये केवल पीरियोडिक फंक्शन के साथ होता है और साइन एक पीरियोडिक फंक्शन है, इसीलिए मैं उसके साथ ऐसा कर सकता हूँ। तो मैंने उसकी लिमिट को π/2 बनाया। अब थीटा का रोल मैंने ऑलरेडी ख़त्म कर दिया था, मैंने लीनियरली फाई की जगह थीटा रखा दोबारा से, और थीटा की जगह जब मैंने पुट किया फाई को तो ऑलरेडी सारी चीज़ें इक्वल टू सब्स्टिट्यूट हो गई, लिमिट भी वही रह गई। तो यानी इक्वेशन मेरी ये बन गई है। इसको मैंने इक्वेशन नंबर थोड़ा सा और यहाँ पर मैंने सिंप्लीफाई किया, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 3 कह दिया है। इस इक्वेशन को देखिए। अब स्टूडेंट दो इक्वेशन मेरे पास हैं, एक इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3, दोनों को देखिए आप। इक्वेशन नंबर 2 में जो लेफ्ट हैंड साइड का पार्ट है, इक्वेशन नंबर 3 में भी वही लेफ्ट हैंड साइड का पार्ट है, यानी दोनों बराबर हो गए हैं। अगर दोनों की लेफ्ट बराबर है तो तब तो दोनों की राइट भी बराबर होनी चाहिए। अब दोनों की राइट को बराबर करते हुए मैंने प्रूफ कर दिया कि गामा m + 1/2 इक्वल्स टू √π/2m-1 गामा 2m। यानी इस तरीके से हम इस डुप्लीकेशन फॉर्मूले को प्रूफ कर सकते हैं। इस डुप्लीकेशन फॉर्मूले की मुझे आवश्यकता कहाँ है, एक बार उस पर भी नज़र डालते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे फाइंड करना है गामा 1/6 या गामा 5/6 की वैल्यू को। तो अगर मुझे गामा 5/6 चाहिए तो मैं यहीं से स्टार्ट करता हूँ, फिर गामा 1/6 भी निकाल के दिखाऊंगा। अगर मुझे गामा 5/6 की वैल्यू चाहिए तो ये P/Q की फॉर्म में है, P छोटा है और Q बड़ा है, तो डेफिनेशन हो जानी चाहिए थी गामा n गामा 1 - n वाली। बट मेरी प्रॉब्लम ये हो रही है यहाँ पर कि ये n-1 की फॉर्म में नहीं जा रहा है। तो उसके लिए मैंने क्या किया, इस 5/6 को 1/3 + 1/2 की फॉर्म में ब्रेक कर दिया है। ये 5/6 ही है, तो 5/6 यानी ये इस फॉर्म में आ गया। अब मेरी डेफिनेशन ये है कि गामा m + 1/2 के साथ फिर से गामा m होना चाहिए, तभी मैं इस डेफिनेशन को लगा सकता हूँ। तो मैंने क्या किया, क्योंकि यहाँ पर मैंने देख लिया था कि m की वैल्यू 1/3 है, तो गामा 1/3 से ऊपर और गामा 1/3 से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अब ऊपर हम इस डेफिनेशन को लगा सकते हैं, √π/2m-1, तो m की वैल्यू 1/3 है, तो 2/3 - 1 हो जाएगी। सिमिलरली यहाँ हो जाएगा गामा 2m और गामा 1/2 चल रहा है नीचे। अब अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई करना चाहता हूँ तो गामा 1/3 से या गामा 2/3 से ऊपर नीचे दोबारा मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, जिससे कि मैं फिर से डेफिनेशन लगा पाऊँ। और इसमें जो मैंने डेफिनेशन दी है स्टूडेंट, ये डेफिनेशन मैंने दी है गामा n गामा 1 - n इक्वल्स टू π/sin nπ। तो इसे लगा करके भी हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। यानी ऐसे हम कहीं पर भी अगर क्वेश्चन में गामा 5/6 या गामा 1/6 आ जाए तो मैं इस कंडीशन का यूज़ करके, डुप्लीकेशन फॉर्मूले का यूज़ करके अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकता हूँ। जैसे मान लीजिए कि मुझे गामा 1/6 चाहिए, तो गामा 1/6 में मैंने क्या किया, ऊपर नीचे गामा 5/6 से मल्टीप्लाई कर लिया। अब ऊपर डेफिनेशन हो जाएगी गामा n गामा 1 - n और नीचे हो जाएगा गामा 5/2। अब गामा 5/2 को फिर से मुझे गामा 1/3 चाहिए, तो मैंने मल्टीप्लाई करके उसमें दोनों में डेफिनेशन लगाई है। तो इस तरीके से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट ये तो मैंने आपको गामा 1/6 और गामा 5/6 की वैल्यू निकाल के दिखाई, बट ज़रूरी नहीं है ये वैल्यू केवल इसी की आपको चाहिए। ये क्वेश्चन में कहीं ना कहीं यूज होगी और वहाँ गामा 1/3 या गामा 1/6 या गामा 1/5 या 5/6 ये सारी वैल्यू आपको वहाँ मिलेंगी। तो कुछ वैल्यू वहाँ एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो जाती हैं और कुछ की वैल्यू हमें रखनी पड़ जाती है। तो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने ये फॉर्मूला, ये डेफिनेशन आपके सामने रखी है। अब एक और डेफिनेशन मैं आपके सामने ला रहा हूँ, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये भी। अगर कहीं आपको गामा में 1/n, 2/n, 3/n और गामा में n-1/n यानी एक सीरीज़ में आपको मिल जाए गामा में मल्टीप्लिकेशन में, तो इसका भी एक फॉर्मूला है कि 2πn-1/2 n⁻1/2 हो जाता है। स्टूडेंट जैसे मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, यहाँ मैं देख रहा हूँ कि मेरे n की वैल्यू 10 है, तो यानी n की वैल्यू 10 लेते हुए मैंने इस फॉर्मूले की वैल्यू, अगर इस पूरी मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू अगर मुझे चाहिए तो मैंने n की वैल्यू इस फॉर्मूले में 10 रखी। इस फॉर्मूले में n की जगह 10 रखते ही मेरे पास यहाँ 10 - 1/2 और ये √10 हो जाएगा, यानी 2π⁹ √10। ऐसे हम इसको निकाल सकते हैं। तो दो फॉर्मूले मैंने आपके सामने रखे जिनको कि हम यूज़ कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। एक और डिडक्शन है, आपको ये प्रूफ करना है स्टूडेंट्स
कि 0 टू इन्फिनिटी में ई टू दी पावर माइनस ए एक्स टू दी पावर n माइनस वन, ई टू दी पावर माइनस ए एक्स के साथ एक्स टू दी पावर n माइनस वन का फॉर्मूला मैंने पढ़ा है ऑलरेडी, बट साथ में कोस एक्स, कॉस बी एक्स और साइन बी एक्स ये भी साथ में आ गया है। अब मैंने तो फॉर्मूला ये पढ़ा है कि अगर ई टू दी पावर ए एक्स हो, एक्स टू दी पावर n माइनस वन और डी एक्स, तो गामा n अपॉन ए टू दी पावर n हो जाता है, मैंने ये पढ़ा है। बट यहाँ पर मैं देखूँ तो कॉस बी एक्स और साइन बी एक्स भी मेरे साथ आ गए हैं, मुझे इनकी भी वैल्यू चाहिए। मैं इन दोनों को एक ही बार में सॉल्व कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कोस में कोस आया है और साइन में साइन आया है, तो अगर मैं इसे प्रूफ करना चाहता हूँ तो दोनों को एक ही साथ प्रूफ कर सकता हूँ। बस मुझे ऐसा एक लॉजिक सोचना पड़ेगा कि ये कॉस और साइन जो मेरे पास है वो ई टू दी पावर में कन्वर्ट हो जाए। मेरे पास एक डेफिनेशन है, ई टू दी पावर आई थीटा का कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा होता है, और अगर मैं कॉस के लिए चाहूँ तो इसका रियल पार्ट ले सकता हूँ और साइन के लिए चाहूँ तो इसका इमेजिनरी पार्ट ले सकता हूँ। यानी मैं एक काम कर सकता हूँ कि ई टू दी पावर आई थीटा लेकर के चलूँ और इसके ही रियल और इमेजिनरी पार्ट से मैं कॉस और साइन, कॉस थीटा और साइन थीटा दोनों का सॉल्यूशन बना सकता हूँ। यानी मुझे क्या करना है, मैं ई टू दी पावर आई थीटा लेकर के चल सकता हूँ, उसके रियल पार्ट से कोस मिल जाएगा और इमेजिनरी पार्ट से साइन। इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने लॉजिक तो समझ लिया। मेरी जो डेफिनेशन है गामा की वो ये है कि अगर ई टू दी पावर ए एक्स यहाँ हो तो गामा एन अपॉन ए टू दी पावर एन हो जाता है। मैंने ए को ए प्लस आई बी से रिप्लेस कर दिया है, यानी जहाँ जहाँ मेरा ए आया मैंने इसको रिप्लेस कर दिया। जैसे ही मैंने रिप्लेस किया तो ए की जगह पर ए प्लस आई बी एक्स हो गया है और यहाँ भी ए की जगह पर ए प्लस आई बी एक्स हो गया है। इसको मैंने ब्रेक किया, ई टू दी पावर माइनस ए एक्स अलग हो जाएगा, ई टू दी पावर माइनस बी एक्स अलग हो जाएगा, एक्स टू दी पावर एन माइनस वन और डी एक्स एज इट इज़ है, ये भी एज इट इज़ है बाकी। अब स्टूडेंट ई टू दी पावर जो आई बी एक्स है, अगर मैं इसको देखूँ तो ये मेरे पास कुछ ऐसा बन के आएगा कि कॉस बी एक्स माइनस आई साइन बी एक्स। इसका अगर मैं रियल पार्ट उठाऊं तो कोस के लिए सॉल्व हो जाएगा, और अगर इसका इमेजिनरी पार्ट उठा लूं तो साइन के लिए सॉल्व हो जाएगा। यानी लेफ्ट हैंड साइड का पार्ट मेरा बन चुका है, बस मुझे केवल राइट वाले पार्ट को सॉल्व करना है। राइट के पार्ट को सॉल्व करने के लिए मुझे अब इस फंक्शन की, इस पॉइंट, इस फैक्टर की वैल्यू चाहिए। अब चूंकि a प्लस आई बी की पावर होल n है, इसे सॉल्व करने का केवल एक ही तरीका होता है और वो है आयलर की थ्योरम, डी मोयर थ्योरम जिसे कहते हैं। यानी अगर a की जगह पे cos थीटा हो जाए, b की जगह पे sin थीटा हो जाए तो ही मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ। तो मैंने यही किया कि a की जगह पर मैंने r cos थीटा और b की जगह पर मैंने r sin थीटा को सब्स्टिट्यूट किया। चूँकि पावर ऊपर ला कर के निगेटिव हो जाएगी तो मैंने निगेटिव में ही रखा। अब मैं देख पा रहा हूँ कि r की पावर माइनस n कॉमन हो जाएगी और जो पावर होती है वो एंगल में चली जाती है, तो cos थीटा माइनस आई साइन थीटा हो जाएगा। क्योंकि मैंने a की जगह r cos थीटा और b की जगह r sin थीटा रखा है, तो उसी की वजह से मैंने ये सब्स्टिट्यूशन किए हैं। तो अगर मैं यहाँ से अब r की वैल्यू निकालना चाहूँ तो r स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाता है दोनों के समीशन से, और माइनस आर की पावर माइनस एन की वैल्यू भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर माइनस एन बाई टू हो जाती है। तो यहाँ पर अब मैं अगर इसकी वैल्यू निकालना चाहूँ तो इसकी वैल्यू मुझे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर माइनस एन बाई टू कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा मिलेगी। यानी मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ। अब अगर ये वैल्यू मैं अपनी इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दूँ, तो इक्वेशन नंबर 2 में जैसे ही मैंने इसको पुट किया तो हम देख पा रहे हैं कि ये वैल्यू मैंने अभी आपको लिख करके दिखाई थी कि वो ऐसे हो जाएगी, क्योंकि ई टू दी पावर आई बी एक्स था तो कोस बी एक्स माइनस आई साइन बी एक्स हो गया है, और इधर हो जाएगा कोस एन थीटा माइनस आई साइन एन थीटा। अब अगर मैं इससे रियल पार्ट उठाऊं तो कोस का आंसर आएगा, और अगर मैं इमेजिनरी पार्ट को उठाऊं तो साइन का आंसर आ जाएगा। तो यही मुझे प्रूफ करना था, यानी कोस और साइन दोनों के लिए मैंने प्रूफ कर दिया है कि कैसे ये डिडक्शन किया जाता है। एक से ही मेरे दोनों आंसर्स आ गए हैं, इस तरीके से मैं इसको प्रूफ कर सकता हूँ। इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने कुछ एग्जांपल्स रखे हैं। ये एग्जांपल्स आप स्टूडेंट्स पहले भी मैंने आपके सामने रखे हैं ऐसे एग्जांपल। मैं इन एग्जांपल्स को सॉल्व कर सकता हूँ कैसे। सबसे पहले इस क्वेश्चन को अगर मैं देखूँ तो कौन सी डेफिनेशन से वो मैच हो रहा है। मैंने देखा कि वो जो क्वेश्चन मेरे सामने रखा हुआ है उसमें 1 माइनस एक्स की फॉर्म तो नहीं है, तो पहली डेफिनेशन तो नहीं लगेगी।
इसके लिए 0 टू इन्फिनिटी नहीं है तो भी नहीं लग रही है, इसके लिए e⁻ नहीं है तो भी नहीं लग रही है। यानी इस डेफिनेशन को लगा करके मैं सॉल्व कर सकता हूँ। यानी मुझे x की जगह पे कुछ ऐसा रखना पड़ेगा जिससे कि ये साइन कोस में कन्वर्ट हो जाए। अगर मैं x² = tan थीटा रख दूं तो नीचे वाला पार्ट sec² हो जाएगा, यानी sec थीटा, और ऊपर जाकर के कोस यानी कोस साइन में बदल सकता है। तो इस तरीके से मैं अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूं। दूसरे, जैसे मैंने अभी आपको कहा कि गामा 5/6 की वैल्यू मैंने अभी निकाली थी, उसको यूज़ करके आप ये आंसर ला सकते हैं। और इनमें तो चूंकि e⁻ आई है तो e⁻ के लिए तो आपके पास डेफिनेशन है गामा फंक्शन की, आप सीधे इस डेफिनेशन का यूज़ करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स। हमने 4 वीडियो में बीटा गामा फंक्शन को समझा, उसके प्रॉब्लम्स को किया और बहुत सारे प्रूफ्स उसके किए हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है डिरिचलेट इंटीग्रल, यानी कैसे किसी कर्व का बीटा गामा फंक्शन का यूज़ करके डिरिचलेट ने एरिया और वॉल्यूम को कैलकुलेट किया, कैसे एरिया और वॉल्यूम कैलकुलेट किया जाता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नेक्स्ट वीडियो में हम यही समझने वाले हैं। पहली वीडियो में केवल एरिया बाउंडेड बाय द कर्व डिरिचलेट की हेल्प से कैलकुलेट करेंगे, दूसरी वीडियो में वॉल्यूम और मास दोनों ही कैलकुलेट करेंगे, और तीसरी वीडियो में लावेस थ्योरम को पढ़ेंगे जो डिरिचलेट का एक्सटेंशन है। तो 3 वीडियो अभी आपको डिरिचलेट इंटीग्रल के ऊपर नेक्स्ट यहाँ मिलने वाली हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।